हेलो व्यूअर्स, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। इस सेक्शन में हम अलग अलग न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ पोर्टल से आपके लिए एडिटोरियल्स चुनते हैं, जिससे आपको भारत सहित विश्व में होने वाली अनेकों घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। डियर व्यूअर्स, इस सेक्शन में सबसे पहले दिए गए एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करते हैं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स और अंत में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो यूपीएससी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से जरूरी हैं उन्हें देखते हैं। डियर व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि दृष्टि आईएएस की तरफ से लिए गए इस इनिशिएटिव को आप काफी पसंद करेंगे और आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हमने द इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर से लिया है, जो कि 5 फरवरी 2021 को प्रकाशित हुआ है। आज के एडिटोरियल का शीर्षक है शॉट इन द आर्म फॉर बैंकिंग रिफॉर्म्स। यदि आज के एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करें तो हम उसे जीएस पेपर 3, जिसमें सेक्शंस जैसे कि इंडियन इकोनॉमी, इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इत्यादि से लिंक करके देख सकते हैं। आज के एडिटोरियल के कुछ प्रमुख बिंदु। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मजबूत करने के लिए बजट के प्रस्ताव स्वागत योग्य हैं। इसके तहत जहां एक ओर एक परिसंपत्ति पुनः निर्माण कंपनी एआरसी असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की स्थापना कर और गैर निष्पादित परिसंपत्तियों को इसकी ओर स्थानांतरित कर बुरे ऋण के बोझ से बैंक को राहत देने की मंशा प्रकट की गई है, वहीं दूसरी ओर बैंक पूंजी को बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है, जिनमें बुरे ऋण के विरुद्ध प्रावधानों से कमी आई है। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो हालिया बजट प्रस्तुत किया गया है निर्मला सीतारमण जी द्वारा, उसमें बैंकिंग सेक्टर को और खासतौर से सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हो उनको और मजबूत करने की बात की गई है। ऐसा करने के लिए हम लोगों ने देखा कि एक परिसंपत्ति पुनः निर्माण कंपनी एआरसी असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के संदर्भ में भी बात की गई है। बैड बैंक्स का रेफरेंस यहां पे दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको बजट वाले एडिटोरियल एनालिसिस में बताया था कि बैड बैंक कोई खराब बैंक नहीं है, नाम पर मत जाइएगा। या बैड बैंक का काम ये होगा कि मान लीजिए कोई बैंक है जैसे कि एसबीआई, उसके पास 500 करोड़ का यदि एनपीए है, तो ये जो बैड बैंक है ये एसबीआई से ये जो एनपीए है 500 करोड़ का हो सकता है 250-300 करोड़ में खरीद ले। एसबीआई के लिए ये फायदे की बात इसलिए है क्योंकि जहां पहले एसबीआई के पूरे 500 करोड़ रुपए फंसे थे और एक तरीके से डेड प्रॉपर्टी थी, उसके बदले में एटलीस्ट एसबीआई के पास उसका 50% या 60%, मतलब अपने घाटे को जो है वो एसबीआई ने थोड़ा सा कम कर लिया है यहां पर। तो बैड बैंक्स के पास अब ये 500 करोड़ का एनपीए पूरा का पूरा आ गया। अब ये बैड बैंक्स की जिम्मेदारी होगी कि ये 500 करोड़ की रिकवरी वो किस तरीके से कर रहे हैं। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये कि ये जो एनपीए है, जो बैड लोन्स जिसको हम लोग कहते हैं, इसकी वजह से जो बैंक हैं उनकी जो फंक्शनिंग है उसमें काफी समस्या आई है। आगे देखते हैं इसको। बैंकों के पुनः पूंजीकरण का एक उपाय यह है कि सरकार इनमें और पूंजी प्रदान करे। अब देखिए, बैंकों को दोबारा से और बेहतर बनाने के लिए दो रास्ते हैं। पहला कि या तो सरकार जो है वो अपने पास से बैंकों को पूंजी प्रदान करे। दूसरा उपाय यह है कि नए निवेशकों को आकर्षित किया जाए और सरकार की हिस्सेदारी को 50% से नीचे लाया जाए, अर्थात विचाराधीन बैंकों का निजीकरण किया जाए। यह एक स्वागत योग्य रणनीति है। और दूसरा जो सबसे बढ़िया तरीका है वो कल के एनालिसिस में भी हमने देखा था कि हमने बात करी थी विनिवेश की, डिसइन्वेस्टमेंट की, प्राइवेटाइजेशन के संदर्भ में। मैंने आपको बताया था कि 3 तरीके के प्राइवेटाइजेशन हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट देखते हैं। पहला जो माइनॉरिटी होता है, जहां पर सरकार के पास 51% या उससे ज्यादा का मालिकाना हक, मतलब अभी भी पूर्ण मालिक कौन है कंपनी की, वो सरकार ही है। दूसरा होता है मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट, जिसमें सरकार के पास 49% या उससे कम की हिस्सेदारी हो जाती है। और तीसरा जो होता है वो कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन, पूरी जो ओनरशिप है किसी भी संस्थान की, किसी भी उपक्रम की, वो किसी दूसरे के पास चली जाती है और सरकार के ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं रहता। तो यह भी कहा जा रहा है कि जिन बैंकों को ध्यान में रख करके निजीकरण करने की बात हो रही है उनको निजीकरण किया जाए। जब तक बैंक अपनी गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के बोझ से मुक्त नहीं हो जाते, वे ऋण प्रदान करने में सक्षम नहीं होंगे। सबसे सिंपल सी बात है
यदि बैंकें पैसा देती जाएं और वो सारा का सारा एनपीए होता जाए तो एक समय ऐसा आएगा कि बैंकों के पास पैसा ही नहीं बचेगा देने के लिए, तो बैंक देगी कहां से? कुछ बैंकों के लिए सार्वजनिक स्वामित्व को बनाए रखना और उनमें पूंजी का प्रवेश कराना, जबकि अन्य बैंकों का स्वामित्व और नियंत्रण गैर सरकारी संचालकों को सौंपना, दोनों ही कदम उन्हें सुदृढ़ करने की उपयुक्त कदम होंगे। अब मैंने यही आपसे बात बोली कि पहला जो काम कर सकते हैं, जो बैंक हैं जिनको सरकार चाहती है उनको मजबूत बनाए। कैसे मजबूत बनाए? उनको पूंजी प्रदान करके। दूसरे, जो कमजोर बैंक दिख रहे हैं, जिनकी हालत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं दिख रही है, उनका जो संचालन है वो प्राइवेट प्लेयर्स को दिया जाए, गैर सरकारी संस्थाओं को दिया जाए, जिससे कि वहां पे काम करने का जो तरीका है, वहां की जो वर्क एनवायरनमेंट है, वहां का जो वर्क कल्चर है, जो टेक्नोलॉजी है, एफिशिएंसी है, वो सारी की सारी बढ़ सके। अब देखिए, इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, थोड़ी सी जानकारी हमारे लिए जरूरी है कि एनपीए दरअसल क्या होता है। ये देखना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि भाई हमारे लिए एनपीए की जो सिचुएशन है वो दरअसल है क्या। अब अगर हम लोग यहां पे बात करते हैं कि भाई एनपीए के संदर्भ में आप देखें तो एनपीए जिसको हम लोग बोलते हैं आपका गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, अब ये दरअसल कैसे होती हैं, किस तरीके से हम लोग इसको क्रिएट करते हैं। सामान्य रूप से वह संपत्ति जिस पर ब्याज या मूलधन 90 दिनों तक बकाया हो उसे गैर निष्पादनकारी संपत्ति कहा जाता है। एनपीए को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला, नंबर 1, सब स्टैंडर्ड एसेट। सब स्टैंडर्ड एसेट मतलब होता है 12 महीने या इससे कम अवधि तक एनपीए के रूप में बने रहने वाली संपत्ति। दूसरा आपके पास जो आता है वो आता है डाउटफुल एसेट। अगर कोई संपत्ति 12 महीने तक सब स्टैंडर्ड की श्रेणी में बनी रहे तो उसको हम लोग डाउटफुल एसेट कहते हैं। और तीसरा जो हमारे पास आता है वो आता है हमारे लॉस एसेट। लॉस एसेट का मतलब यह ना वसूल की जा सकने और अत्यंत कम मूल्य वाली संपत्ति होती है। बैंक द्वारा इसे परिसंपत्ति के रूप में बने रहने की पुष्टि नहीं की जाती है। तो ये तो व्यूअर्स थोड़ी सी जानकारी हो गई क्या किस तरीके के एसेट्स होते हैं। अब थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं कि इतनी चिंता क्यों बनी हुई है। यदि हम लोग आरबीआई द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली एफएसआर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट की बात करें तो उसमें यह कहा गया है कि जो भारतीय बैंकिंग सिस्टम जो कि ऑलरेडी कोरोना महामारी से पहले वल्नरेबल कंडीशन में था, कोरोना महामारी के बाद और ज्यादा बुरी हालत उसकी हो सकती है। यदि एफएसआर के डेटा की अगर हम लोग बात करें तो मार्च 2020 में जो एनपीए 11 ग्रॉस एनपीए जो 11.2% था वह बढ़कर के मार्च 2021 में उसकी जो वैल्यू है वह बढ़कर के 15.2% तक पहुंच जाएगी। कई आंकड़ों का कहना यह भी है कि यही जो ग्रॉस एनपीए है यह बढ़कर के शायद 16.3% तक भी पहुंच सकते हैं। अब यहां पर अगर हम लोग बात करें तो जो कुछ कारण जो बताए जाते हैं कि ये इतना एनपीए भारत में बढ़ कैसे रहा है, तो सबसे ज्यादा जरूरी उसके पीछे जो रीजन हो सकते हैं उनमें से कुछ रीजंस की बात करते हैं। नंबर 1, वैश्विक स्तर पर जो स्लो डाउन चल रहा है, जो इकोनॉमिक स्लो डाउन हम लोग देख रहे हैं, गिरावट जो चल रही है, वो एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरी अगर हम लोग बात करें तो कई बार बहुत ही अनाप शनाप तरीके से जो बैंक्स हैं वो कई सारे बिजनेस हाउसेस को लोन बांटती हैं और बाद में वो लोन उनको मिल नहीं पाता। हम लोग यहां पे देख सकते हैं, सबसे जो बेहतरीन एग्जांपल है 2018 में जो पीएनबी का स्कैम हुआ था। उसके अलावा हम लोग विजय माल्या का केस देख सकते हैं, नीरव मोदी का केस देख सकते हैं। देन कई बार ऐसा भी हमको देखने को मिलता है कि कई सारा पॉलिटिकल प्रेशर भी लगता है बैंकों के ऊपर। क्यों? क्योंकि वह अपने पसंद के जो कॉर्पोरेट हाउसेस हैं उनको लोन दिलवाने के लिए जोर देते हैं। यदि अगर हम लोग बात करें एक और बहुत बड़ा कारण तो वो ये है कि भारत में बहुत ही लचीले कानून है, बहुत ही कमजोर बैंकरप्सी, दिवालियापन को लेकर के जो लॉज हैं वो बहुत ही कमजोर लॉज हैं, जिसको समय समय पर अपने हिसाब से लोग इस्तेमाल करते हैं। कई बार हम लोग देख सकते हैं कि ये भी हमको देखने को मिलता है कि जो हमारे बैंक्स हैं वो जो लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनमें पैसा नहीं लगाते हैं। उनको लगता है कि ये लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, 15 साल 20 साल 25 साल तक हम लोग यहां पे पैसा नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं? उनको लगता है कि ये पता नहीं कब पूरा होगा, कब ये फलित होगा, कब इसका हमको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इस पे ना लगा करके वो कई ऐसी छोटी जगहों पे लगाते हैं जहां से उनको लगातार नुकसान का सामना करना पड़ता है।
एक और बहुत बड़ा कारण जिसको बताया जा रहा है एनपीए के लिए, वो कई सारे सेक्टर जो कि प्राथमिक तौर पर बैंकों से लोन लेकर के ही अपना काम बढ़ाते हैं, सेक्टर्स जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग, आयरन, स्टील, एविएशन, इन सभी जगहों पे इस समय हम लोग देख रहे हैं कि एक गिरावट का फेज चल रहा है। तो ये तो कुछ कारण है जिसकी वजह से इतना एनपीए जो है वो बढ़ रहा है। अब अभी तक एनपीए को टैकल करने के लिए किस किस तरीके के इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, तो एक ऐसा ही इनिशिएटिव जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो है आपका कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग 2005 में। रीस्ट्रक्चरिंग ये बनाया गया था किस लिए, ताकि जो कर्जे का जो बोझ है उसको घटाया जा सके। कैसे? जिन कंपनियों ने पैसे उधार लिए हैं उनका जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम कर दिया जाए। ये एक हो गया। इसके अलावा 2014 में एक रूल आया जिसको हम लोगों ने 5:25 रूल कहा 2014 में। इसका एक और नाम था फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट लोन। ये केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और जो कोर कंपनियां हैं उनके लिए एप्लीकेबल था। इसके अलावा ही हम लोगों ने 2015 में मिशन इंद्रधनुष देखा। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क था जिसको 1970 में जब हम लोगों ने देखा, 69-70 में जब बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, उसके बाद लिया गया सबसे बड़ा कदम इसको माना जा रहा है। यहां पर बैंकों की परफॉर्मेंस, एक आइडिया जिसको कहा गया ABCDEFG, इस अप्रोच से फुलफिल की जाएगी। अब ये ABCDEFG है क्या? सबसे पहला A मतलब कि अपॉइंटमेंट, दूसरा बैंक बोर्ड ब्यूरो मतलब B, तीसरा कैपिटलाइजेशन, चौथा डी स्ट्रेसिंग, पांचवां एम्प्लॉयमेंट, छठा फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी और सातवां गवर्नेंस रिफॉर्म्स। तो ये कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो एनपीए के रेफरेंस में सरकार ने अभी तक लिए हैं। आगे बढ़ते हुए देखते हैं वर्तमान परिदृश्य की यदि बात करें तो सार्वजनिक पूंजी जुटाने से सरकार को अधिक राजकोषीय अवसर प्राप्त होगा। बैंकों के पुनः पूंजीकरण के लिए करदाता बोझ कम होगा और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सरकारी सतर्कता से बाहर निकालने और अपनी स्वयं की पारस्परिक योजनाओं का निर्धारण करने का अवसर मिलेगा। देखिए, जितना ज्यादा सरकार के कंट्रोल से बाहर रहेंगी बैंक, जितना फ्रीली काम करें उतना ज्यादा बेहतर होगा। यह अप्रत्याशित नहीं है कि बैंक यूनियन इस निजीकरण योजना को वापस लेने की मांग रखते हैं। सरकार को इन यूनियन से संवाद करना होगा। सबसे बड़ा जो चैलेंज सरकार के सामने है वो ये है कि भाई ये जितने भी बैंक यूनियन हैं उनको सरकार कन्विंस करे, वरना ये सब सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। सरकार को ये गारंटी करना पड़ेगा, सरकार को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ये जो बैंकिंग एम्प्लॉयज होंगे उनकी जो सोशल सिक्योरिटी है, जो सामाजिक सुरक्षा है, उसका पूरा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। और उसके लिए जरूरी है कि सरकार इन सभी यूनियंस को साथ में लेकर के चले। एक आवश्यक विधिनियम और पर्यवेक्षण ढांचे में सुधार करना है जो बैंक के कार्यकलाप के लिए स्वामित्व की प्रकृति को महत्वहीन बना देगा। बैंकों के पुनः पूंजीकरण के लिए करदाताओं पर बोझ डालने से बेहतर विकल्प यह है कि सार्वजनिक शेयर पूंजी जुटाई जाए। बैंक कर्मचारियों को शेयरों का अधिमान्य आवंटन व्यवस्था के इस रूपांतरण को सुचारू या सरल बना सकता है। वर्तमान में वैश्विक पूंजी पर्याप्त मात्रा में और सरलता से उपलब्ध है। पर्यवेक्षण और आंतरिक प्रणाली का सुदृढ़ीकरण आवश्यक पूंजी जुटाने के लिए निवेशक आत्मविश्वास को प्रेरित करेगा। देखिए, बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें कि भाई इस समय पूंजी अगर हम लोग देखें तो वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। यदि कोई बाहर से अगर कोई इन्वेस्टर अगर आकर के बैंक में आपके पैसा लगाने की कोशिश करता है तो उसको ऐसा लगना चाहिए, ऐसा उसको प्रतीत होना चाहिए कि हाँ, आप अगर हमारे बैंक में पैसा लगा रहे हैं तो आप सही जगह पे पैसा लगा रहे हैं। जो भी टेक्नोलॉजिकल या इंफ्रास्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आएंगे उनको हम बेहतर तरीके से एक्सेप्ट करेंगे और बैंक को और सुचारू और बेहतर तरीके से चलाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जैसे कि बात हुई कि कर्मचारियों का आपको सोशल सिक्योरिटी को इंश्योर करना है, तो उसके लिए बैंक के जो शेयर है उसका कुछ कुछ हिस्सा कर्मचारियों को दिया जाना चाहिए ताकि उनके पास भी एक सुरक्षा का भाव सदैव उपस्थित रहे। आगे का दृश्य या आगे का रास्ता, इसके साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अपने मौजूदा निर्णय लेने की संरचना और संस्कृति में अमूलचूल परिवर्तन लाना होगा। अब यदि बात हो कि भाई बेहतर कैसे बनाया जाए,
तो यहां पर अब इन जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं इनको भी अपने रवैये में बदलाव करना पड़ेगा। इनको भी जरूरी है कि जो इनकी डिसीजन टेकिंग एबिलिटीज हैं या इनका कार्य करने का जो तरीका है या इनका जो मैनेजमेंट किस तरीके से काम करता है उसको अब बदलने की जरूरत है। वर्तमान दमित वेतन व्यवस्था को बाजार से समृद्ध पारिश्रमिक व्यवस्था से बदलना होगा। दूसरी चीज, जो एम्प्लॉयज है, देखिए पैसा एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। बेहतर सैलरीज आप उपलब्ध कराएं, मुहैया कराएं एम्प्लॉयज को, जब तक वो नहीं होगा तब तक हम देखेंगे कि भाई कहीं ना कहीं इस तरीके की कमजोरियां वो हमें दिखाई देती रहेंगी। वित्तीय प्रौद्योगिक फिनटेक और एक बॉन्ड बाजार बैंकों को हमेशा सजग और तत्पर बनाए रखने में मदद कर सकता है। अब जरूरी है कि जो बैंक्स हैं वो नई नई जो वित्तीय टेक्नोलॉजीज हैं उनके ऊपर काम करें, उनको लेकर के आए, अलग अलग तरीके के इश्यूज, अलग अलग तरीके की चीजों को लगातार मार्केट में प्रेजेंट करें, अपनी प्रेजेंस बनाए रखें, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और अंत में इसके अतिरिक्त वरिष्ठ बैंकरों के वेतन को स्तरीकृत बनाना होगा, जहां उनके वेतन के बड़े घटक उनके माध्यम या दीर्घकालिक प्रदर्शन से जुड़े हों और जो वेतन वापस वसूल करने या आर्थिक दंड आरोपित करने के अधीन हों। यहां पर एक चीज और, जो वरिष्ठ बैंक ऑफिसर्स हैं उनके लिए भी आपको एक स्टैंडर्ड सैलरीज जो हैं वो डिटरमाइन करनी पड़ेंगी। उनके लॉन्ग टर्म, उनके मीडियम टर्म जो अचीवमेंट्स रहे हैं, उनके जो प्रदर्शन रहा है उसको ध्यान में रख करके आपको उनकी सैलरीज को डिटरमाइन करना पड़ेगा। साथ ही साथ कई आपको ऐसी अथॉरिटीज भी देनी पड़ेंगी इन वरिष्ठ अधिकारियों को जहां पर इनएफिशिएंसी यदि देखी जाती है किसी के अंदर, तो इनके पास ये अथॉरिटी हो कि वो आर्थिक दंड तक महसूस कर सकें। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरीके के इनिशिएटिव्स लिए जाएं तब डेफिनेटली आने वाले समय में हम लोग देखेंगे कि जो हमारा बैंकिंग सेक्टर है वो वापस एक बेहतर दिशा में आगे की ओर बढ़ रहा है। तो व्यूअर्स, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज के एडिटोरियल से संबंधित जो प्रश्न बन सकता है वो कुछ इस प्रकार है। लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियों में आई मंदी के परिदृश्य में गैर निष्पादित संपत्तियों में वृद्धि होना अपरिहार्य ही है। इस परिप्रेक्ष्य में बैड बैंक की आवश्यकता का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। सो व्यूअर्स, आई होप आप सभी को ये एनालिसिस पसंद आया हो। धन्यवाद।